अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसामा तैयब है और विल के प्लेटफॉर्म से मैं मुखातिब हूँ वीमन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी कोविड-19 के हवाले से, और कोविड-19 की वजह से हमने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की राय ली और आपको गाइड किया। वो तमाम अफवाहें जो फैली हुई थी जिनका ताल्लुक कोविड-19 से नहीं था, उनकी क्लैरिटी ली, आपके सामने रखा। बहुत रहनुमाई हुई उनसे, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट शामिल थे, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर की दुनिया भी उनको जानती है। आज का प्रोग्राम उसका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड लर्निंग एंड लीडरशिप विल इसका तारुफ करवाऊंगा। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद खवातीन को बाहमी ताउन और मुशावरती तरबियती फोरम फराहम करना है, और बैनुल-अक़वामी तंजीमों में कायदाना ओहदों पर फाइज खवातीन को इस हवाले से सामने लेकर आना है, और खवातीन के जो मसाइल हैं मुआशी सकाफी तौर पर उनको फरोग देना। बिल मुख्तलिफ जो है वो बुनियादी काम जो करता है उसके अंदर न सिर्फ खवातीन उनको सपोर्ट करना, उनके टैलेंट को सामने लेकर आना, और वो खवातीन जो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं उनके काम को उजागर करना है, और ऐसी खवातीन जिनको गाइडलाइंस चाहिए फ्यूचर के हवाले से वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है, और उसी की एक कड़ी है आज का हमारा प्रोग्राम। मैं चेयरपर्सन ऑफ बिल डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये गाइडलाइंस दी कि हम इस तरह के प्रोग्राम उनको मुनक्किद करें, और न सिर्फ खवातीन बल्कि पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करें, जहाँ हमारी खुद अपनी भी रहनुमाई होती है। डॉक्टर साहिबा का मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप की बानी चेयरपर्सन हैं, और उन्होंने 1988 में डाउ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से MBBS की सनद हासिल की। आपने मेडिकल और कलर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में स्पेशलाइजेशन डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही साथ आपने USA पेंसिल्वेनिया थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के मारूफ तिब्बी इदारों से भी आप फारुग तहसील हैं, और अपने बैच में आला अहलियत के साथ आपने डिप्लोमा हासिल किया। उम्दा तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद 1996 से सरकारी और निजी शोबा के जेर तहत रेडियोलॉजी के शोबाजात में शानदार खिदमात सर अंजाम दे दी रही हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर UMT और ILM ट्रस्ट की मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक काबिल एहतराम मेंबर भी हैं। इस वेबिनार के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी बेसिकली हम आज मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसको लिंक करेंगे हम कोविड-19 से। कोविड-19 किस तरह हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हुआ, बच्चों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, बड़ों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, स्टूडेंट्स की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, टीचर्स, कारोबारी हजरात, मुख्तसर ये कि तमाम शोबाजात उनके जो लोग हैं उनके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, और ज़हनी तौर पर जो हम देख रहे हैं कि मरीजों में इजाफा हुआ है। बल्कि ये भी हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या वाकई ज़हनी जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, और ये ज़हनी बीमारी को हम बड़ा हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे करती है। हालांकि ये इस पर भी बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि ये कोई ऐसी नाकाबिले इलाज या फिर पागलपन जैसी बीमारी नहीं होती, कुछ गिरें होती हैं जिनकी काउंसलिंग करने के बाद आप जो है वो इलाज आपका हो जाता है और कामयाब हो जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, और बिल ने आज इस मुकालमे का एहतमाम भी इसीलिए किया है, और इसका मकसद एक ऐसा खाका तश्कील देना है जिसकी मदद से इस वबा से नबर्दाज़मा होने के लिए कलीदी अनासिर को ज़ेरे बहस लाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। शायद ही इससे पहले कभी इस सिचुएशन से हम में से कोई भी गुजरा हो, लेकिन हम पूरे एतमाद हैं कि हमारे तिबी माहिरीन बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इस वबा को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, और इस सिलसिले में हमारे आज के पैनल का इल्म भी बेमिसाल है। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, एक दफा फिर से आपका शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर सादिया सलीम साहिबा, एक्टिंग डीन है स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT लाहौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा लीड कर रही हैं इस प्रोजेक्ट को। मैं उनका अभी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई के लिए हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती हैं, और मैं उनको ज़हमत दूंगा नोट ऑफ थैंक्स के लिए
कि जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें, और उसके साथ साथ जो हमारे आज के लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कि ये प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर आयशा आपकी तरफ आऊंगा और आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि आमतौर पर जो वबाई मर्ज है वो हमारी जहनी सेहत को किस तरह से मुतासिर करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सवाल आपने ये पूछा कि मुख्तलिफ वबाई अमराज जो हैं वो जहनी सेहत को किस तरह मुतासर करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को इफेक्ट करते हैं। मसलन पहला फैक्टर यह है कि जो वबाई मर्ज है वो कितना हमारे अपने कंट्रोल में है, हम उसको कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। अगर हम किसी वबाई अमराज का ये प्रिडिक्ट ना कर पाएँ कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो हमारी जहनी सेहत पर असर करेगा। और दूसरे नंबर पे कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अभी रिसेंटली कोविड की सिचुएशन में हमारे पास ऐसे कोई मेजर्स नहीं थे कि हम उसको कंट्रोल कर पाते, क्योंकि नया मर्ज था। तो जाहिर बात है ऐसा कोई भी मर्ज जो उसका कंट्रोलिंग मेजर्स ना हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी बात है कि वो इम्पोर्टेंट कितना है। जैसे कोविड की सिचुएशन को ही ले लें तो वो इम्पोर्टेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बन गया कि आपके जो डियर वंस थे वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ फिजिकली इफेक्टेड हुए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी। तो ऐसे कोई भी अमराज जहाँ पे लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस क्रिएट कर दें, जो अनकंट्रोलेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, उनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ऐसे अमराज को जिनको हम कंट्रोल कर पाए। एक बात। और दूसरी बात इसमें ये बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि हर शख्स पे आप देखें कोविड ने एक जैसा असर नहीं किया। जहां आपको ऐसे लोग मिले डिफेंस में कि 6 महीने घर से नहीं निकले, तो वहां आपको ऐसे लोग भी मिले जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में जा रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स की अपनी पर्सनैलिटी और उसके पर्सनल फैक्टर्स या उसके जो कम्युनिटी फैक्टर्स हैं वो भी उसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वो ड्यूरिंग कोविड और तक अब इवन पोस्ट कोविड बल्कि इंक्रीज कर रही हैं। और एवरी डे मैंने अपने आउटडोर प्रैक्टिसेस में भी, अपने क्लिनिक में प्रैक्टिसेस पे भी पेशेंट्स की एंजाइटीज और डिप्रेशन को बढ़ते हुए देखा है सूरत हाल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर सादिया, हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं तो हम ये बात पढ़ते हैं, जिसको भी इंडोर्स किया डॉक्टर सादिया ने, कि पर्सन टू पर्सन आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, डॉक्टर आयशा ने सॉरी इसको जो है वो इंडोर्स किया है, डॉक्टर सादिया मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि वो कौन से लोग हैं जो ज्यादा शिकार हुए हैं जहनी मसाइल का कोविड-19 की वजह से? Thank you very much, Osama, for this opportunity, and thank you very much, Dr. Nushaba, for leading this very important issue. And ये इतना important topic है जिसमें जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इस सिलसिले में आपके सवाल के जवाब से पहले मैं थोड़ा सा यूएमटी ने जो कंट्रीब्यूट किया है इस कोविड के पर्सपेक्टिव में, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि हमारी अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर प्रेसिडेंट हमने एक काउंसलिंग सर्विस शुरू की जिसने ऑन द स्पॉट स्टूडेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग देना शुरू की जब ये कोविड की सिचुएशन आई। एंड देन दैट लेड टू एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में पहली ई कॉन्फ्रेंस थी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। सो कोई भी वबाई मर्ज हो है तो वो जिस्मानी मर्ज, लेकिन उसने हम और ख़ास तौर पे इस मर्ज ने हमें नफ्सियाती तौर पे, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो बच्चे हुए हैं और ओल्ड एज पीपल हुए हैं। इसमें उनकी और फिर यंग स्टूडेंट्स जिनकी रूटीन बहुत डिफरेंट हो गई। सो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हुई, जो ज़्यादा रिस्क पे आ गए, वो यंग बच्चे थे, क्योंकि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी को रिटेन करना बहुत मुश्किल था, जिनको कंट्रोल करके एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रखना बहुत मुश्किल था। और दूसरे से वो लोग जो कि ऑलरेडी वीक इम्यून सिस्टम के साथ थे, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स थी, उससे उनको ज़्यादा चांसेस थे कि वो कोविड को डेवलप करते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर आयशा आपकी तरफ वापस आता हूँ और जानना ये चाहूंगा कि मुझे ये बताइएगा कि जो एक तनाव की सिचुएशन होती है, जहनी तनाव की, इसको डिप्रेशन कह लें आप, परेशानी कह लें आप, इससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे जहनी सेहत की निगहदाश्त की जा सकती है? देखें जो है, जैसे अब आपने ये बात सवाल किया है कि तनाव की जो कैफियत है, पहली बात तो ये देखें सारी तनाव की कैफियतों का इलाज होना ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं तो हमें कोई मसला है। ठीक है, स्ट्रेस जो है पार्ट ऑफ द लाइफ है, बल्कि जो है एक मिनिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइफ में ज़रूरी होती है, वही आपको जो है वो किसी गोल की तरफ या किसी चीज़ की तरफ ड्राइव करती है। मसलन अगर जैसे हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेस थी, एक चीज़ स्ट्रेस है और एक हम जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं, दोनों चीज़ें फ़र्क हैं। स्ट्रेस ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस के लिए में था तो हमने अपने कोई एहतियात भी की, कोई हाथ भी धोए, कोई अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करने की कोशिश की, और जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लिए ताकि जो है डिजीज स्प्रेड ना करे। तो इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमें फ़ौरन ही कोई इलाज करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें देखना ये है कि कब ये स्ट्रेस जो है वो एक डिस्ट्रेस बन जाता है, और वो डिस्ट्रेस में ये है कि आपकी बॉडी आपको यूजली सिग्नल्स देना शुरू कर देती है। मतलब अगर आप बहुत ही हर वक्त उसमें कुछ आपके अंदर कोई इमोशनल कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, कोई आप वर्क परफॉर्मेंस खराब हो रही है आपकी, तो इसका मतलब है कि, और या ये कि मिजाज में आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, या आप समझते हैं कि फ्यूचर जो है वो डार्क हो गया बिल्कुल ना, तो इसका मतलब है कि नाउ द स्ट्रेस इज गोइंग टू आर, ये आपका डिस्ट्रेस सिग्नल दे रहा है और अब आपको ज़रूरत है कि आप जो है वो अपने आप को रोकें। तो जैसे करंट कोविड के सिचुएशंस हैं, और या पोस्ट कोविड भी आप देख लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी इस इफेक्ट से बाहर नहीं आए। तो मेंटल हेल्थ जो है उसमें उसके लिए जो है एक चीज़ हम लफ्ज़ बोलते हैं रेजिलियंस। आप देखें हर एक पे एक जैसा इफेक्ट नहीं हुआ, कई तो बड़े बाउंस बैक किए हैं। तो रेजिलियंस ऐसी चीज़ है जो हमें हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालती है। अगर हम रेजिलियंट, तो हमारी अपनी कौम में वैसे भी माशाल्लाह रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जो है वो रेजिलियंस को डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसमें उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें बल्कि अपने साथ कम्युनिटीज़ का, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, और एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस डेवलप करें। जब सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस डेवलप होती है तो उससे आपकी रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और फेथ को डेवलप करें, फेथ जो है और होप का डेवलप होना जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सादिया, ये बताइएगा कि क्या ऐसे इकदाम हो कि हम कोविड-19 के ज़हनी जो हमारे पे असरात मुरतब हुए हैं उनसे नबर्द-आज़मा हो सके? राइट, एक तो ये कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी हम उस शॉकिंग सिचुएशन से, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन से बाहर नहीं आए। तो जितना ज़्यादा क्लियर हमें नॉलेज मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम अनसर्टेनिटी की कैफियत से बाहर आएंगे। ये जो बेयकीनी है, जो रूटीन में वापस ना आना है, और ये जो र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, इसने हम सबको बहुत देर तक परेशान किए रखा है। जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तरीकाकार हो सकता है वो, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा, कि आप सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें विद इन फैमिली, बिटवीन फैमिली। हम बेसिकली कलेक्टिविस्टिक कल्चर का पार्ट है। हमें लोगों के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना ज़्यादा प्रेफरेबल वे लगता है जैसे कि हम आइसोलेट रहें। इसलिए शायद आइसोलेशन की वजह से हम ज़्यादा इफेक्ट भी हुए हैं। जो हमारी सोशल नेटवर्किंग है, जो एक दूसरे से बातचीत करना है, उसको हमें ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि हर चीज़ एक मसला नहीं है, नफ्सियाती मसला एक बहुत बड़ी बात होती है। हर छोटी सी बात को एक बड़ा साइकोलॉजिकल इशू कह के और एक लेबल लगा के और स्टिग्मेटाइज करके हमें उसको लेके नहीं चलना चाहिए। अक्सर अगर इसको ऐसे कर लिया जाए कि साइकोलॉजिकल मसला भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम तो साइकोलॉजिकल मसला हो जाए तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं कि तुम पागल हो गए हो, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाऊं, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं। हमने तो बहुत बड़ा हवा बना लिया इस चीज को। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मेरा ख्याल है कोविड का एक वाहिद पॉजिटिव इफेक्ट जो हमारे सब्जेक्ट मैटर पे आया है कि लोगों ने साइकोलॉजी का लफ्ज बोलना शुरू कर दिया कि यस वी नीड काउंसलर्स। हमें ज़रूरत है लोगों से बात करने की, हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, एथिकल वेज में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जिसके नतीजे में, जिसकी वजह से हम अपने जो मसले हैं, जो हमें वो सोचे जो आ रही हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए। सो ये एक वाहिद मेरा ख्याल है कोविड का पॉजिटिव इफेक्ट था कि साइकोलॉजिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। मेंटल हाइजीन की लोगों ने बहुत बात करना शुरू कर दी। फिजिकल हाइजीन पे तो हम फोकस किए, लेकिन मेंटल हाइजीन पे भी हमने बहुत सारी बात करना शुरू कर दी। और जहाँ तक आपने अगेन कोपिंग के पर्सपेक्टिव में बात की कि कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, सबसे पहले जो लोग सक्सेसफुली अपनी रूटीन में वापस आ गए, जिन्होंने इस सारे पीरियड में भी रूटीन को बनाए रखा, वो सबसे कम इफेक्ट हुए इसको साइकोलॉजिकली। और जितना अनसर्टेनिटी, जितना एक्चुअल फैक्ट्स को समझना शुरू किया लोगों ने, कुछ देर तक मीडिया से दूर भी रहना शुरू किया, उतना ही वो ज्यादा जो है वो ओवरकम उन्होंने उस बात पे करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। डॉक्टर आयशा मुस्कुरा रही थी बात पे, या तो बहुत
शिद्दत से तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे इस बात की कि इतना बड़ा मसला नहीं है कि कोई अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको आ गया है तो इस पे बात जरूर कीजिएगा डॉक्टर साहबा। और सवाल जो मैं आपसे कोविड-19 के हवाले से करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी सरगर्मियां हैं जो हमें कोविड-19 में जारी रखनी चाहिए जिसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे हमारी सेहत पे। देखिए कुछ चीजें तो जो जैसे कुछ आपने हेल्दी मेजर सीखे हैं इस दौरान कोविड-19 में कि कैसे एक सिंपल चले, ये तो एक इन्फेक्शन डिजीज है, अदर इन्फेक्शन डिजीजेज से भी आप अपने जो है जैसे एक हम हैंड वॉशिंग, तो आपको पता है कि शुरू से एक बात सिखाई जाती है कि जितने भी इन्फेक्शन डिजीजेज हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग से जो है वो इन्फेक्शन डिजीजेज को कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ सीखी है। दूसरा आपने सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस को जब आपने सीखा है, और आपने शुरू में देखा होगा बड़ी वीडियोस आई कि बच्चों ने लगाई हुई हैं और उन्होंने कहा है कि यार घर वालों के साथ टाइम गुजार के पता लगा कि ये लोग भी अच्छे ही होते हैं, इनके साथ भी गुजार लेना चाहिए। तो आप देखें कि इससे आपको क्या सबक मिला कि मतलब कि एक आपकी जो बॉन्डिंग खत्म हो रही थी आपस में फैमिलीज के अंदर, माँ अपने कमरे में फेसबुक पे बैठी है, बच्चे जो है अपने गोएम्स में बैठे हैं, एक घर में रहते हुए भी वो अपने अपने कमरों में, तो कम से कम जो है वो जब ज्यादा टाइम मिला कोविड के दौरान, तो मैंने तो देखा कि इसका एक हेल्दी ये इफेक्ट भी आया कि आप चूंकि टाइम इतना ज्यादा था तो उन्होंने कुछ टाइम अपने साथ एक दूसरे के साथ भी गुजारा। तो इस चीज से उनका आपस में जो उनका एक कनेक्शन हमारा लॉस हो रहा था, जो हमारा फैमिली सिस्टम डिस्ट्रप्ट हो रहा था, कम से कम मैं जो समझती हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम इस सिनेरियो में वो फैमिली सिस्टम एक तरह से दोबारा से रीबॉर्न ही कहना चाहिए अब नई जनरेशन में, कि उन्होंने आपस में उनका एक कनेक्शन बनाया, बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठे हैं। इस चीज को अगर हम जारी रखें जैसे आप समझते हैं और इस चीज को एक रखें तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है। और आप देखें कि बहुत सारी जो सीरियस इलनेसेस है, मेंटल इलनेस ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गए, उनका जो प्रोग्नोसिस है कि वो बीमारियां कितना लोगों पे इफेक्ट करती हैं, वो पाकिस्तान में उसकी आउटलुक बेहतर है। और वो आउटलुक सिर्फ इसीलिए बेहतर है कि आपस में फैमिलीज का सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो फैमिली टेक ओवर कर लेती है पेशेंट्स की, उसकी हर चीज़ को केयर करती है। तो ये चीज़ें हमें हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेंटल इलनेसेस पे मैंने वो क्यों साइकोलॉजिकल पे क्यों मुस्कुराई, तो आप देखिए लोगों का साइकोलॉजिकल इलनेसेस के बारे में ना इम्पैक्ट बड़ा खराब है, उसकी वजह से वो सलमान खान की वो फिल्में देख देख के ना, और तो वो समझते हैं कि वो बस जो है ना वो पेशेंट का यही मतलब होता है, ये कुछ हमारे नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। और मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे करता है मेंटल इलनेसेस को, तो वो सेंसिबल रिपोर्टिंग अगर हो तो जो है वो आप देखें मेरे पास 90% जो लोग हैं वो किस वजह से आ रहे हैं आजकल, पिछला पूरे महीने के आउटडोर में 90% पॉपुलेशन जो थी वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ आई और उनको सिर्फ एंजाइटीज क्रिएट हुई, तो उनको कोई ऐसा उस तरह की इलनेस नहीं थी, उनको सिर्फ काउंसलिंग वगैरह चाहिए थी, कोई मैरिटल थेरेपी चाहिए थी, कोई यानी कि चीज़ों को लेके चलना था, बर्दाश्त और तहम्मुल मजाजी सीखने का मसला चाहिए था उनको, या कि एक तरह से उनको स्किल ट्रेनिंग चाहिए थी दे हैव, जिससे वो आपस में रिलेशनशिप बेहतर कर सकें। तो लेकिन और हमारे आप यकीन करें कि ये कपल्स का नए यंग जनरेशन से कपल्स का ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, लेकिन लोग सिर्फ इसी वजह से स्टिग्मा की वजह से वो हेल्प नहीं ले रहे। तो और इस तरह बिल्कुल सही। डॉक्टर सादिया मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, जैसे अभी डॉक्टर आयशा ने बात की है कलेक्टिव सिस्टम के ऊपर, बड़ा पॉजिटिव उन्होंने इसका रिस्पांस दिया है कि जहां बहुत कुछ गलत हो रहा है, जहां बहुत कुछ रूटीन से हटके हो रहा है, जहां बहुत कुछ तब्दील हो रहा है, वहां में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुस्बत भी हो रही हैं, हमें दोबारा से अपने रिश्तों के साथ मिल बैठने का मौका मिल रहा है, अपने घर वालों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। कुछ लोग इसमें डॉक्टर सादिया तन्हाई में भी गए हैं, शदीद तन्हाई में जाने वाले जो लोग हैं उनके उन पर क्या ज़हनी असरात आप समझते हैं कि मुरतब हुए हैं कोविड-19 के हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तन्हाई में जाने वाले वो लोग थे जिनको ये बहुत बड़ा फियर था कि उनकी वजह से कोई बीमार ना हो जाए, उनकी वजह से अपने किसी प्यारे को जो है वो इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर ना हो जाए। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी, इस वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। दूसरी बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सपोर्ट सिस्टम हमने बिल्ड ही नहीं किया। हमें रिलेशनशिप बनाने तो आते हैं, मेंटेन करने नहीं आते। तो वो जो सोशल सपोर्ट रिक्वायर्ड थी, जो ऑलरेडी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, जिन लोगों के पास वो नहीं था, वो लोग सबसे ज्यादा इस बात पे सफर किए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेडिशन से और अपनी पर्सनैलिटी के जो कोर ज़ात है ना, उससे भी हटते जा रहे हैं। हमें अपनी हॉबीज का नहीं पता, भूल गए हैं कि हम भी कभी किसी हॉबी को रखते थे, सवाए मोबाइल के हमारे पास कोई और सेटअप ही नहीं रहा कि जिसमें हम इसको करते। तो जो अकेले हुए उसमें सबसे ज्यादा उनको एप्रीहेंशन थी, उनको सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि वो कहीं
दे आर लीडिंग टुवर्ड्स डेथ। जो फियर ऑफ डेथ था, फिर इस एंजाइटी ने उनको और से और आइसोलेट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिनाइल में भी थे कि हमें तो हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, ये तो पाकिस्तान में डिजीज आनी नहीं है, ये तो ऐसी बातें हैं, पाकिस्तान नहीं इससे कभी भी इफेक्ट होगा। सो ये जो हमारी मिसपरसेप्शंस थी, या जो हमारा लैक ऑफ नॉलेज था, या ये समझ लें कि हम कुछ मामलों में बहुत निडर थे, उसने भी हमें साइकोलॉजिकली काफी इफेक्ट किया। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मरने की खबरें आना शुरू हो गई, मीडिया ने बम्बारमेंट कर दी, आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आए। और जिनका इम्यून सिस्टम, जिनकी रेजिलियंस कम थी, जिनको ऑलरेडी एक कफ भी होती थी, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता था। सो नॉर्मल कफ में और स्नीजिंग में हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर आयशा, थोड़ा सा अगर हम माजी में जाएं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो घर के बड़े बूढ़े जब भी घर आते थे तो वो सबसे पहले बात करते थे कि सीधा वो जा रहे हैं वॉशरूम में, शावर ले रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, उसके बाद बच्चों को मिल रहे हैं या खाना खा रहे हैं। हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा पीछे रह गए इस चीज से, और दोबारा से ये हैबिट डेवलप हुई हमारी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे, कोविड-19 के हवाले से। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, इस तरह से धोएं कि आपके हाथों पे मिर्चें लगी हुई हैं और आपने लेंस लगाने हैं, तो आप किस तरह से हाथ जो है वो उसको एक लंबे अरसे के लिए जो है वो साफ करें, सफाई का ख्याल रखें। बहुत सी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया या इस तरह उभर के सामने इसका जवाब नहीं आया कि जहनी सेहत के लिए कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी चाहिए हमें कोविड-19 के अंदर, वो कौन सी नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे हमें दूर रहना है, ताकि हम इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल से आराम से जो है वो गुजर सकें। बिल्कुल सही आपने बात की है कि जब कोविड का ये मसला शुरू हुआ तो फिजिकल हेल्थ और फिजिकल प्रिकॉशनरी मेजर्स पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया, बिकॉज इनिशियली जो है, और एक तरह से वो बात शुरू में असल में सही भी थी, क्योंकि आप देखें कि मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इस तरह आप करा था और आप कॉन्टैक्ट को कम करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमारे शुरू के कुछ महीनों में तो इसी बात पे ज़्यादा फोकस रहा कि फिजिकली हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और लेकिन जैसे जैसे 2-3 महीने गुजरे तो फिर थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ कि इसने जो है वो फिजिकल प्रिकॉशंस के साथ साथ जो है वो मेंटल प्रिकॉशंस लेना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी डॉक्टर सादिया ने बात की कि स्ट्रेस्ड आउट हुए, फियर डेवलप हुआ, टोटल अपने इतना आइसोलेशन में चले गए कि ग्रोसरी भी करनी है तो ग्रोसरी वाला दरवाजे पे रख के चला गया, 6-6 घंटे वहां से ग्रोसरी नहीं उठा रहे। क्या स्प्रे भी किया फिर आपने, 2-2 घंटे के लिए स्प्रे करके रख दिया आपने, सब्जियां भी स्प्रे तो खैर एक वो तो सारे लोगों ने मेरा ख्याल किया है, कोई घर ऐसा नहीं बचाओ ना। लेकिन ये तो लिमिट थी ना कि ग्रोसरी आपकी 6 सुबह की आई और शाम तक पड़ी, आप हाथ ही उठा लगा रहे हैं कि 6 घंटे में उठाएंगे। तो इस तरह के फियर्स डेवलप हुए लोगों में, तो फिर वहां से अंदाजा हुआ कि मेंटल प्रिकॉशंस लेना बड़ा जरूरी है। तो मेंटल प्रिकॉशंस में जो है, जैसे किसी भी पैंडेमिक की सिचुएशन हो तो मेंटल प्रिकॉशंस के लिए जरूरी है कि आप जो है थोड़ा सा ब्रेक लें, ब्रेक फ्रॉम द न्यूज जो है मुसलसल आप सुन रहे हैं, आप जो है वो किसी को फोन कर रहे हैं तो बात ही आप कोविड की कर रहे हैं कि यार कितने मर गए, कितने बच गए, किसको हो गया, मेरे फलां दोस्त को हो गया, ठीक है, मतलब आपका सारा दिन बात ही वो चल रही है। तो हमने लोगों को कहा कि आप ब्रेक लेना शुरू करें, आपने किसी को फोन भी करना है तो आप कोविड के अलावा कोई बात कर लें, ठीक है। तो और ये कि दूसरा, अगर न्यूज़ सुनिए तो रिलायबल सोर्स को यूज कर लें ताकि आपको फैक्ट्स पता लगे ना कि गॉसिप्स पता लगे। क्योंकि अभी भी आप देखें ना, रिसेंटली क्या खबर आई है, अभी WHO ने कहा कि जी एयरबॉर्न डिजीज है, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने इसी खबर को वापस ले लिया कि नहीं ये हवा से नहीं फैलती। तो मतलब ये कि अभी तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना अभी पूरी तरह इंफॉर्मेशन आ रही है वक्त के साथ साथ, तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए। और फिर जैसे बीच में जो है खासकर इस तरह की खबरों से कि जी लोग डॉक्टर्स मार देते हैं, बॉडियाँ बेच देते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकली लोगों ने गवर्नमेंट को बड़ा वो करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है असल में बाहर से पैसा पकड़ रही है, जान के कुछ भी नहीं। तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो उन्होंने अस्पताल जाना छोड़ दिया, घर में बैठे हुए हैं, कोविड से मसला खराब हो गया। तो उसके लिए फिर हमने लोगों को ये कहा कि आप मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की खबरें जो है अगर सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो हो रहे हैं तो अपने आप को अनवाइंड करें, अपने आप को कोई रिलैक्सेशन वाली चीज़ों के ऊपर जाएं। ऐसी वही जैसे भी सादिया ने बात की, अपनी हॉबीज़ को देखें, वो चीज़ें ढूंढें जो आपको बहुत पसंद थी, ठीक है ना, वो आपको जो आपकी जो चीज़ जिनको आपने अपने उससे वो उनको देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और जो है और गुफ्तगू में भी जो है फ़ोन उठा के घर ये ना पूछें कि ताड़े किन्ने मारे गए ने, पूछें कि हाँ क्या हाल है या क्या चल रहा है और इस तरह की बातें।
तो बहरहाल इस तरह की छोटी छोटी सारी चीज़ें करने से ये है कि, और बाकी जैसे अपनी डाइट को बेहतर कर लें जो है वो, लेकिन मेन इसमें जो हमारा गोल था, जो हमने ज़्यादा लोगों को कहा, वो हमने उनको कहा कि ऐसे वो सारे काम करें जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। दो बातें ज़रूरी होती हैं जिनसे इंसान खुश होता है, एक ये कि जिन वो बातें जिनसे वो रिलैक्स फील करता है, और एक कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें वो अपने आप को माहिर समझता है। जैसे अगर एक हाउस वाइफ है जिसने घर में ही रहना है, तो उसको हमने कहा कि आप वो काम करें, जैसे अगर आप खाना बहुत अच्छा पकाती हैं तो ऐसे खाने पकाएं जिनमें आप महारत अपने आप को माहिर समझती हैं, ताकि आप सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल हो, ताकि आप उससे रिलैक्स हो सकें। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स से जो है वो आप अपनी जो है अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। और एक लंबी लिस्ट है ये जो आप बात कर रही हैं डॉक्टर साहिबा, अफवाहों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे यहाँ पे तो किसी भी चीज में शुरू होती है, वो शुरू होती है वेस्ट के एजेंडे से, कि वहां से शुरू हुई और जनाब ये यहाँ पर आ रही है और देखिए वहां पे कुछ नहीं है। फिर हमने यहाँ पे कहना शुरू किया, तुमने अपनी आंखों से किसी को देखा जिसको जिसको कोरोना हुआ है? हम इस चीज पे आ गए। जब देखा कि हर घर के अंदर से केसेस निकल रहे हैं तो थोड़ा सा हमें यकीन आया। फिर वो आप वाली बात कि हमने कहा अस्पताल नहीं जाना, वो टीके लगा देते हैं, उन्होंने नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बढ़ानी है। तो ये बस बदकिस्मती है, ऐसा एक डायलमा है कि इसके ऊपर मिनहसुल कौम हमें, मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो है वो काम करना होगा। डॉक्टर साहब ये आपकी तरफ आऊंगा। दो तरह के लोगों के हवाले से बात की डॉक्टर आयशा ने, बच्चों और बूढ़ों के हवाले से, कि वो काफी ज्यादा इस हवाले से मुतासिर हुए। कैसे हम उनको जो है उनकी जहनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं? देखिए, अगर पेंडेमिक ना भी हो तो बच्चे और बूढ़े दोनों ही एट ग्रेटर रिस्क हैं मेंटल हेल्थ को डेवलप करने में, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, क्योंकि दोनों वीक है। दोनों को स्पोर्ट चाहिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकल स्पोर्ट भी चाहिए, इमोशनल स्पोर्ट भी चाहिए, सोशल स्पोर्ट भी चाहिए। सो जो बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ रही और रहेगी भी, वो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, इन टर्म्स ऑफ कि उनको एंगेज, उनको साथ में रखें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल करें जो कि इंडोर की जा सकती थी बहुत आसानी से। हर वक्त मोबाइल पे देके उनको बिजी करने की बजाय उनके साथ छोटी छोटी टास्क शेयर करनी जिसमें वो इंगेज हो फिजिकली, बिकॉज देयर फिजिकल एनर्जी इज एट पीक, और उसको यूटिलाइज करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था। बूढ़ों के साथ बिकॉज दे लैक एनर्जी, उनकी भी फिजिकल एक्टिविटी जितनी स्मॉलर लेवल पे की जा सकती थी, और उनको जो सेंस ऑफ आइसोलेशन जो थी उसको जितना मिनिमाइज किया जा सके, उनको जितना भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सके, वो बहुत ज़रूरी था। हमने एस्थमा के पेशेंट्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, हमने डायबिटिक्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, एज इफ के कोई ऐसी चीज़ है जो कि पता नहीं क्या उनके सांस लेने से क्या होने लगा है। सो जो ये मिथ्स थी उस हवाले से ये जो दोनों पॉपुलेशन से, इनको बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता था या किया जा सकता है। हम समझते हैं कि मोबाइल गेम के थ्रू ही हम बच्चे को इंगेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। इस टाइम पे जिन मदर्स ने या जिन फैमिलीज ने बच्चों को छोटी छोटी घर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, उससे ना सिर्फ ये बच्चों को पता चला कि घर में भी एक रोल है जो कि डिफरेंट, जो उतना ही बर्डन क्रिएट करता है एक मदर के लिए, खाली वो वर्किंग नहीं है, मदर के रोल को भी उन्होंने समझना शुरू किया। सो मेरा ये पर्सनली पर्सपेक्टिव है कि जिन पेरेंट्स ने एक्टिवली बच्चों को रूटीन में इंगेज किए रखा, जिनको एक खास सर्टेन टाइम पे उठाते थे, खास सर्टेन टाइम पे सुलाते थे, ब्रेकफास्ट था, डिनर था, लंच था, ये सब रूटीन्स में जिसने काम किया है उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव रही है। जिनकी कोई रूटीन नहीं थी, सारी सारी रात जागना है, मूवीज़ देखना है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया बच्चों का, जिसने बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स रोल प्ले किया बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी। सो मेरा ख्याल है कि जहाँ पेरेंट्स की इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड थी, वो शायद वहाँ पे उन्होंने उनको हैंडल उस तरह से नहीं किया, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट जो है उन्होंने वो लीज शो की है। अच्छा, ये तो वैसे आम हालात में भी बड़ा खतरनाक है ना? That's true, that's true, that's true. वबाई अमराज के अंदर तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल करना चाहिए, लेकिन आम हालात में भी अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो वो बच्चे की ज़हनी सेहत पर कोई अच्छे असरात तो मुरतब नहीं करेगी, राइट? ऐसी बिल्कुल सही बात है कि स्क्रीन टाइम जितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग नहीं रही कि वे क्या कंटेंट देखते हैं, ये भी नहीं पता चला हमें। वो सारा टाइम पे अगर गेम्स खेल रहा है तो उसके दिमाग में इमेजेस भी वही रहेंगे ऑल द टाइम। सो वो पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा बच्चे हट गए, ऐसा लगा जैसे वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, उस रूटीन में कभी नहीं गए। सो जितना ज्यादा ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव में कि खाली टीचर का रोल नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस ले,
यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था कि उनको इंगेज करें, ना सिर्फ के सजा के तौर पे ये ना कहें चलो क्लास शुरू होने वाली है बैठ जाके, बल्कि उनके साथ इंगेज हुआ जाए, उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज में शामिल किया जाए, जिससे उनको ये भी लगे कि घर का भी हिस्सा है। उसके लिए पेरेंट्स को भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, थोड़ा सा मोबाइल उनको भी छोड़ने की जरूरत है। वो छोड़ेंगे तो बच्चों को जो है वो अपने साथ किसी एक्टिविटी में एंगेज कर सकेंगे। अदरवाइज तो दायरे के बच्चे बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हैं। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा कि आमतौर पे वो कौन से बुनियादी नफ्सियाती रद्द-ए-अमल हैं जो इस तरह की वबाई अमराज के अंदर सामने आते हैं? वो कौन से एहसासात हैं मनफी या मुस्बत जो इस तरह की वबाई अमराज के दौरान सामने आते हैं? देखिए, जो वबाई अमराज में तो बहुत सारे जो इस तरह के काफ़ी सारे असरात आ सकते हैं। जो मनफी तो काफ़ी सारे होते हैं, मसलन अगर जैसे कोविड की सिचुएशन को ले लें और इसकी लेंथ जो है ड्यूरेशन बढ़ती ही गई, कई मार्च से हम यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन में बैठे रहे, तो उसकी वजह से ये है कि काफ़ी सारे कुछ असरात ऐसे हैं जो जज्बाती आएंगे आपको के, और कुछ ऐसे आएंगे जो आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करेंगे, कुछ आपको जिस्मानी असरात आते हैं और कुछ आपके ख्यालात में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे जितना वबाई अमराज का पीरियड लंबा होता है उतने ही ये इन असरात की शिद्दत भी ज़्यादा होती जाती है। शुरू के दिनों में अगर आप जो है वो मामूली सी एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर ये बढ़ता जाएगा तो यही एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें बढ़ती जाएंगी, आपकी सोच मनफी होती जाएगी, आपको फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी मजीद पैदा होती जाएगी। और जैसे पहले भी अभी बात होगी कि अनसर्टेनिटी जो है वो आपके मूड्स पे इफेक्ट कर देती है, आपके थॉट प्रोसेस पे इफेक्ट कर देती है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होना है। आप देखें कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो उसकी वजह, और ये सारे क्यों हुए? क्योंकि जो सारे लोगों ने सोचा कि ये तो सिचुएशन ठीक नहीं होनी, हमारा जो डाउनफॉल है अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, रादर देन उन्होंने अपने आप को सस्टेन करने के उन्होंने यही सोचा कि हम क्विट कर जाते हैं। तो ये देखें आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट कर रही है ना चीज़ें, कि हम ये भी सोच सकते थे कि यार 2 साल 6 महीने के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, हम अपना जो है वो इसको जारी रख सकते हैं ना अपने काम को, लेकिन नहीं, लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारा जो है वो होपलेसनेस आना शुरू हो गई और उन्होंने काम को क्विट ही कर दिया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने सोचा कि हम तो अब आइंदा कुछ कमा ही नहीं सकते, तो उन्होंने अपने बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉयज जो हैं वो उनको जॉब से फारिग कर दिया। तो इसके और तो ना इकोनॉमिक इफेक्ट्स आए हैं, बल्कि जो है वो डिप्रेशन के, एंजाइटी के, फिर जिन लोगों को फारिग किया गया उनके बिहेवियर्स में देखें क्या चेंजेस आए कि जो है उनको अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ इमेज उनका डेवलप हुआ, उनको अपने बारे में एक इंफीरियरिटी डेवलप हुई कि हमें क्यों निकाला गया, हमें कोई मसला है। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके ना एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आए हैं। लोगों की सेल्फ इफेक्ट्स आए हैं, लोगों की जो है वो सारी उनके ना सिर्फ उनके ऊपर इफेक्ट्स हैं बल्कि उनसे एसोसिएटेड उनके घर वालों पे, उनकी कम्युनिटी एट लार्ज जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं उन लोगों पे इफेक्ट्स आए। तो इफेक्ट्स तो अगर आप देखें तो इनको काउंट करना बहुत मुश्किल है कि आप क्या क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो और आपस में रिलेशनशिप आप देखें ना, हमारे लोग क्या है आजकल, आप सारे पैसे की दौड़ है ना, आपके पास पैसा है तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, ठीक है, और शौहर अगर फारिग हो गया तो रिलेशनशिप खराब हो गया। तो बहुत सारे ये देखें चीज़ों के इफेक्ट्स आए हैं, इनको मैयर करना एक अच्छा खासी स्टडीज इस पे हो रही हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं चीज़ों के। तो बहुत से एक नए जो है वो चीजें खुली हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च करने की जरूरत है। अब जी, और इस पर रिसर्च हो रही है बहुत सारी कि जो है ये तो अभी सिर्फ हमने क्या कहते हैं कि सरफेस देख रहे हैं ना कि लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो गए, लेकिन एक्चुअली इसके क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं कम्युनिटीज एट लार्ज पे, फैमिलीज एट लार्ज पे, रिलेशनशिप्स पे, ये तो अभी रिसर्चेज वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सामने आएंगी ये फिर शो होगा, लेकिन देखने में ही पता लग रहा है कि इसके क्या काफी ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर सादिया ये बताइएगा कि समटाइम्स हम ये देखते हैं कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी मामले के ऊपर, मामला कुछ भी नहीं है, सोची जा रहे हैं और खुद ही उसकी वो एक पूरी स्टोरी जो है वो हम बना लेते हैं। अब और हमारे ख्यालात हम समटाइम्स देखते हैं कि मुंतशिर ख्यालात होते हैं। किस तरह से ऐसी सिचुएशन के अंदर हम खुद को पुरसुकून रख सकते हैं? देखिए, सारा जो कमाल है वो हमारे ख्यालों का है। जितना हम अच्छा, बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचेंगे उतना ही हम जो है वो प्रोडक्टिवली काम कर सकेंगे।
हमारी सारी साइकोलॉजी इसी मॉडल के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम चाहते हैं कि रियलिटी में हो भी जाए। सो इन जो अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले तो आपको इंसाइट हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप इंडल्ज हो रहे हैं ऐसे कामों में जो इसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से शुरू होती है। दूसरी बात है कि हम जब डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, अपने लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं ढूंढेंगे, जितना हम फारिग बैठेंगे उतना ही हम इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। जब जितना हमारे पास फ्री टाइम होगा उतना ही हम ज्यादा से ज्यादा इस किस्म की सोचों में जो है वो उलझते जाएंगे। हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है वो एक स्टोरी जाती है, हम डॉट 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 में सोच नहीं सकते। हम अपने ही पर्सपेक्टिव में जो डॉट्स हैं उनकी एक स्टोरी बना के उसी रियलिटी में जीना शुरू कर देते हैं। जो उस रियलिटी में जब जीना शुरू करते हैं वो असल में रियलिटी नहीं होती। वो आपके लिए रियलिटी हो सकती है, वो मेरे लिए हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। सो उस अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में जितना जल्दी बाहर निकलेंगे, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे सिचुएशन को, उतना ज्यादा हम उसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। उससे निकलने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि हम वाकई किसी एक झंझट में फंसे हुए हैं, किसी ऐसे सोचों के जाल में फंसे हुए हैं जहां से निकल के ही हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बिजी किया जाए अपनी एक्टिविटीज में। जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम पे हमें यही नहीं याद था कि हमारी कोई हॉबीज भी हुआ करती थी, हमें यही नहीं पता था कि हमें घर में कैसे टाइम गुजारना है, अपने साथ कैसे वक्त गुजारना है। हमें अपने साथ वक्त गुजारने में भी बहुत मसला था, जहाँ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हुए, मियाँ बीवी को आपस में रहना नहीं आता, आपस में फैमिली सिबलिंग्स का एक जो कनेक्टिविटी थी, जब वो उस सारी इन्वायरमेंट में जब हमें वही नहीं करना आ रहा तो हम एक खाम खा की सोचों में ही फंसेंगे जो ज्यादातर नेगेटिव होती हैं। खाम खा की सोचें अक्सर पॉजिटिव नहीं होती, ज्यादातर वो नेगेटिव होती है। और उससे निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उनको सोचा जाए कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। एक बात जो कि हमें कोई फायदा ही नहीं दे रही, उससे कितनी देर तक उस काम में हमने इन्वॉल्व रहना है। सो आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दीज थॉट्स। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन चाहता हूँ कि काउंसलिंग से आपके कौन से मामला हल हो सकते हैं और मेडिसिन से कौन से मामला जहनी तनाव के आपके हल हो सकते हैं। समटाइम्स इसको भी नेगेटिव लिया जाता है कि आप पुरसुकून रहने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं और वो एक नशे किसी एक कैफियत बन जाती है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को इसके ऊपर गाइडलाइंस दे सकें तो। अच्छा चले, इस सवाल का मैं आपको जवाब देती हूँ बाद में। जरा मैं आपको जो प्रीवियस सवाल है जो आपने सादिया से पूछा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने जो बात की कि जो देखें, जब भी आपकी कोई भी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशंस होती है, उसमें नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल बात है, ठीक है ना। जब भी अनसर्टेनिटी होगी, क्राइसिस होगा, पैंडेमिक होगा, कोई डिजास्टर हो जाएगा, तो नेगेटिव सोचें, या कोई भी सिंपल जो है वो मेरा कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हो जाए तो नेगेटिव सोचें आना नॉर्मल बात है। लेकिन आपने जैसे ये बात की कि अगर नेगेटिव जब सोचा है तो कब कैसे हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या कैसे उनके गिरदाव से बाहर निकला जा सकता है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें, जैसे सादिया ने भी आपको बताया, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं कि सबसे पहले रुक के 1 मिनट के लिए जरूर ये सोचें कि क्या ये सोचें रियल है या नहीं, रियलिटी कितनी है इन सोचों में मेरे ना। तो उस रियलिटी को सोचने समझने के लिए जरूरी है कि फैक्ट्स को जाने। अगर मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे भी कोविड हो जाएगा तो फिर मुझे फैक्ट्स को जानना चाहिए, यानी कि क्या मैं ऐसी पॉपुलेशन के साथ बिलोंग कर रही हूँ जो कि रिस्क फैक्टर के अंदर आ रही है, जो रिस्क पे आ रही है। तो अगर मैं वाकई पॉपुलेशन के ऊपर बिलोंग कर रही हूँ तो फिर मुझे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसी पॉपुलेशन में नहीं आ रही जो रिस्क पे नहीं है, तो फिर मुझे, तो सबसे पहली बात क्या होगी कि सबसे पहले किसी भी थॉट के बारे में जानने की कोशिश करें कि उसमें रियलिटी कितनी है, और उसके लिए जरूरी है क्या फैक्ट्स को जानना है। दूसरे नंबर पे आप ये बात कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी सोच आए कि ये तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, जैसे एक ऑफुल सोच है, तो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि किसी ऑल्टरनेट सोच के साथ। फॉरन निगेट करने की जरूरत नहीं कि मुझे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये सोचना कि ऑफुल थॉट है या ऑफुल सिचुएशन है, तो मैं कहूँ कि हाँ ये सिचुएशन मुश्किल तो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो जाएगा, गुजर जाएगी, या इसमें कोई ना कोई बेहतरी आ जाएगी, या हम इसके बारे में कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि अपनी नेगेटिव थॉट को थोड़ा सा रिप्लेस करें किसी ऑल्टरनेट सोच से। और तीसरी आखिरी खास बात इसमें ये होती है, जब भी आप कैसे नेगेटिव सोचे हैं तो कई दफा ये होता है कि आप अपनी नेगेटिव सोचों को रिप्लेस नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो जब आप रिप्लेस नहीं कर पाते तो अपने आप के साथ
अपने आप के साथ हार्श ना हो, मतलब ये ना कहें कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो रिप्लेस ही नहीं कर सकता, नहीं, अपने आप से जेंटल हो, कहें कि हाँ अभी मैं अपनी सोचों पे काबू नहीं पा सकता, लेकिन मैं थोड़ी देर तक ठहर के जो है वो इन सोचों पे काबू पा लूंगा या कुछ और सोच लूंगा। और उस टाइम पे जैसे सादिया ने कहा कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें कोई हेल्दी एक्टिविटी के साथ या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, तो सवाल का जवाब ये है कि आपने पूछा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें काउंसलिंग चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए दवाई चाहिए, ऐसे ही सवाल है ना आपका ये? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप उसमें ये है कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोगों का ख्याल होता है कि किसी को भी साइकोलॉजिकल मसला हो गया, साइकेट्रिक इलनेस हो गया तो स्ट्रेट पे दवाइयाँ पे जाए, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो गाइडलाइंस हैं, हमारे जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, वो प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। उन गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन है कि कितनी सिवेरिटी के ऊपर काउंसलिंग चाहिए और कितनी सिवेरिटी के ऊपर दवाइयाँ चाहिए। मसलन अगर डिप्रेशन जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, तो उसमें माइल्ड डिप्रेशन पे सिर्फ काउंसलिंग ही चाहिए आपको, उसके लिए दवाइयों पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपकी डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है, तो फिर आपने वहाँ पे दवाइयाँ भी साथ इस्तेमाल करनी है, काउंसलिंग भी करनी है, और कई दफा अगर इतनी ज्यादा सीवियर हो जाए तो आम जुबान में जिसको आप बिजली के झटके कहते हैं या हम ECT कहते हैं, तो वो भी जाता है। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं, जो भी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है या एथिकल प्रैक्टिस करना चाहता है, अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो करे तो वो बहुत करते हैं। दूसरा, जैसे हमने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की जैसे मैंने बात की है, ठीक है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो बेसिकली काउंसलिंग के जरिए चले जाते हैं, अनटिल अनलेस के वो रिलेशनशिप की वजह से किसी में इतनी ज्यादा डिप्रेशन आ रही हो कि वो अपना कुछ भी काम ना मैनेज कर पा रहे। तो और बहुत सारी जैसे मैरिटल काउंसलिंग्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग चाहिए होती है, एक एवरीडे लाइफ को चलाने के लिए सोशल स्किल्स चाहिए होती हैं, सारी काउंसलिंग की डोमेन्स हैं, यहाँ पे दवाइयों की जरूरत नहीं है। आखिरी बात कि दवाइयाँ एडिक्टिव होती हैं या लग जाती हैं, तो ये एक मैं पूछ रही मैं लोगों से जनरली, जब भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं डॉक्टर साहब लग जानी है दवाई, तो मैं पूछती हूँ उनको कि कौन सी केड़ी दवाई है जी तुहानू नहीं लगती, तुम डायबिटीज की दवाइयां खाते हो नहीं लगदियां तुहानू, सारियां लग जाती है, बिल्कुल ठीक गल, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर की खाते हो वो नहीं लग गई, ठीक है ना, हार्ट सिर की दर्द खाते भी लग जाती, सिर दर्द भी लग जाती है, बाकी तो होर गल ते होर जड़ा है वो हाँ, दो तो दिन लोग खा लो देखे ना, धीरे लोगों का धीरे क्या सिर कॉन्सेप्ट है कि दर्द। दवाई लग जाती है, यानी कि बाकी सारी दवाइयां लग गई हैं, वो उनको काबिल कबूल है। अगर उनको एक डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ गई तो वो उनका जो है वो बस उनको होता है कि लग गई है, हालांकि ऐसा नहीं है डिप्रेशन की। मैंने तो शुरू यहाँ से किया है कि हम साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। जी जी, लोग बाकी सारे डॉक्टर्स भाग भाग के मिलते हैं, जहाँ साइकेट्रिस्ट आते हैं उसको अवॉइड करते हैं। ये बात आपकी ठीक बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, डॉक्टर आयशा। मेरे सवाल तो मुकम्मल हुए। अब हमारे ऑडियंस से कुछ सवाल हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वन बाय वन आप उसका जो है वो जवाब दीजिएगा। महरीन नईम ने हमसे सवाल किया और वो ये कहती हैं कि अभी जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है उसके अंदर किस तरह से मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। पोस्ट कोविड सिचुएशन में भी वही तरीके चाहिए जो ड्यूरिंग कोविड हमें मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए थे। देखिए, सबसे पहली बात है, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। जैसे अभी आपने कहा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस जो दवाई से हल हो जाती हैं, किसमें काउंसलिंग चाहिए। सबसे पहले ये समझना कि दो तरह के डिप्रेशन सिमिलर नहीं है। एक की बायोलॉजिकल रीजन हो सकती है, एक इम्बैलेंस हो सकता है। एक का सिर्फ एक स्ट्रेस रिएक्शन है, जैसे आपका लो मूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी सेवेरिटी को डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। जहां तक इससे निपटने की जरूरत है या पोस्ट कोविड क्या रूटीन होनी चाहिए, अगेन थिंक पॉजिटिवली, एंगेज योर सेल्फ। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ बात करेंगे और जितना अपनी रूटीन लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जो है वो बच सकते हैं। और ये किसी भी कोविड से रिलेटेड चीज नहीं है, ये वैसे भी जनरली हमें मेंटल हाइजीन की बात है कि जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अपनी रेजिलियंस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, जितना एक दूसरे के साथ आप सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, किसी को आइसोलेट होते देख के उसको आइसोलेट होते नहीं देंगे, बल्कि उसके साथ बात करेंगे और किसी को स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, किसी को लेबलाइज नहीं करेंगे कि ये तो पागल हो गया। हम सबको वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर हेल्प की जरूरत होती है। उस हेल्प को, उस काउंसलिंग को साइकेट्रिक इलनेस की तरफ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम ही लोग हैं जो ताने दे दे के एक अच्छे खासे बंदे को जो है वो बीमार कर देते हैं। सो मेरी सजेशन यही होगी कि आप अपनी एक्टिविटीज में एंगेज रहें, आप बात करते रहें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, और उसको आखिर तक ना लेके जाएं जब आपके साथ मसला हल हो जाए, खत्म बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल जाए। अब इनिशियली जितनी जल्दी आप काउंसलिंग दे सकते हैं आप जरूर लें। बिल्कुल सही है। डॉक्टर आयशा, आप
रिजिलियंस की बात आपने भी की है और डॉक्टर सादिया भी इस पे बात कर रही है। सवाल भी हमें यही है कि बहुत सी डिबेट की गई, बहुत सी बात की गई कि आप किस तरीके से जो है वो अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सवाल ये आया है हमारे पास कि आप अपनी रिजिलियंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, रेजिलियंस का ना बहुत सारा ताल्लुक जो है वो इस बात पे है कि आपका फेथ कितना है। ठीक है ना, सिर्फ अगर मसलन फेथ जो है वो का मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर कितना यकीन है, और आपका जो है अगर आप किसी रिलीजियस उससे कल्ट से बिलोंग करते हैं तो किसी हायर वन यानी कि कोई खुदा के साथ या उन चीज़ों में फेथ कितना है। जिन लोग देखा ये गया है कि अगर आप जो है वो ये समझते हो कि सिचुएशंस का, जैसे मैंने कहा कि रेजिलियंस को आप इस तरह बिल्ड कर सकते हैं कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को, जो एक नेगेटिव थॉट है उसको एक ऑल्टरनेट थॉट देकर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई सिंपल सी बात है, कोई मेरा एग्जाम ही है या तो मैं कहती हूँ कि मैं ये पास नहीं कर सकती, तो उसकी जगह अगर मैं थॉट को थोड़ा सा चेंज करूँ, ये ट्रेनिंग के जरूरी होता है कि थॉट को चेंज करें कि हाँ एग्जाम मुश्किल तो है लेकिन इसको मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ इसका कर ही लूंगी, बहुत अगर मैं फर्स्ट ना भी आ सकी तो कम से कम पास तो कर सकती हूँ। तो थॉट प्रोसेस पे आहिस्ता आहिस्ता काम करने से ये होता है कि आप जो है वो एंजाइटी वाली जो सिचुएशंस हैं उनको बेहतर कोप कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि हमने ये देखा है कि जो लोग का किसी जो रिलीजियस बिलीवर्स होते हैं कि जो किसी रिलीजन में बिलीव रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो जब कहते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला की ये मर्जी है और या ये अल्लाह ताला की वजह से ऐसे हुआ या अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो देखा क्या कि जो किसी भी रिलीजन के साथ रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज हों, तो अगर ऐसे लोगों के अंदर जो है वो किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ एक कनेक्टेडनेस होना जो है वो भी आपकी रेजिलियंस को बढ़ाता है और बेहतर करता है। तीसरी बात यह है कि रेजिलियंस का जो तरीका ये है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, यानी कि शुक्रगुजारी के जो शुक्रगुजार होना है किसी भी चीज़ में, चाहे और छोटी छोटी सी बातें हों, तो ये शुक्रगुजारी जो है वो बेसिकली आपका जो है वो रेजिलियंस बढ़ाती है। मतलब आप अपनी लाइफ में शुक्रगुजार हैं लोगों के जिन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह के, या आप किसी भी छोटी सी चीज़ को एंजॉय करते हैं, आप एक अच्छे मील को एंजॉय करते हैं, आप अपनी छोटी सी अचीवमेंट को एंजॉय करते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिसमें सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये भी रेजिलियंस बढ़ाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपकी रेजिलियंस को बढ़ा सकती हैं। जैसे स्टूडेंट्स ने सवाल किया तो मैं उनको कहूँगी कि ऑनलाइन यानी कि नेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको वो जब आपको नेट खोलते हैं तो वो वहाँ से देखें और अपने लिए देखें कि वो उसमें से उनको कौन सी सूट करती हैं और वो उनको यूज़ करें उन चीज़ों को अपनी लाइफ बिल्कुल में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हमें आए हैं जिनका जवाब हम दे चुके हैं। जैसे हमें साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कब करना है और साइकाइट्रिस्ट से कब रब्ता करना है, ये इस पे हम बात कर रहे हैं। एमन सलीम है, उनका एक कमेंट है कि साइकोलॉजिकल सबसे पहले हमें जो है वो चीज़ों को देखना होगा, उसके बाद बाकी मामला होंगे इस सारे हवाले से। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और इस तरह के हमारे पास आए हैं जिनका हम जवाब ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सादिया सलीम आपका और डॉक्टर आयशा राशिद आपका, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है बिल की, उनसे कि वो फॉर्मली हमारे जो गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर साहिबा प्लीज। आम आदमी के लिए एक ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे इंशाल्लाह हजारों लोग इससे मुस्तफीद होंगे, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला चाहेंगे तो उसको कई गुना कई इतना मैग्नीट्यूड इसका बढ़ाएंगे। बात यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि जैसे कि हम WHO की डेफिनेशन के मुताबिक हेल्थ का क्या मतलब है। नॉर्मल हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो उर्दू में अगर हम उसको कहें कि एक सेहत, मुकम्मल सेहत क्या चीज़ है, तो जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी सेहत। हम सेहत के एक बहुत ही महदूद हिस्से को समझ रहे हैं, कुछ बीमारियाँ, कुछ चीज़ जो हमें मालूम है। बदकिस्मती से मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस हिस्से में हम रह रहे हैं और हमारे जैसे कुछ और जो ममालिक हैं,
शायद वहाँ पे भी, बल्कि मुझे अपने मुल्क का तो यकीनन पता है और बहुत सारे और भी होंगे, जहाँ पे जब हम मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, या एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नाम, या क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट या एक काउंसलर, ये एक थेरेपिस्ट, डिफरेंट कैटेगरीज है, उसका जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे उसको एक सोशल टैबू समझा जाता है। और हम मरहलावार चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी टीम की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी एक हकीर की कोशिश है कि इस वक्त हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे पे होगा, कि इस सोशल टैबू को तोड़ने की इंतहाई ज़रूरत है। जैसे कि उसामा तैयब साहब ने भी जिक्र किया, कि हल्का सा उन्होंने जिक्र किया, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो इसमें मुझसे इत्तेफाक करेंगे, स्पेशली वो लोग जो एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, कि जब ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे स्पेशलिस्ट के पास विजिट होता है, तो ये इसको कहते हैं कि क्या दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारे जहन को कोई बीमारी है। हालांकि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या जो लोग अवेयर है, वो कभी भी नहीं छुपाते कि कोई ऐसी बीमारी, अगर डिप्रेशन भी है या कोई ऐसी एंजाइटी भी है, सीवियर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। मैं बीमारियों के मुख्तलिफ नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे इसका कोई लेक्चर नहीं देना। मुझे थोड़ी सी बात करनी है और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है कि इस सोशल टैबू को तोड़ने की हमें बहुत शदीद जो है ना, इसको समेटने की, इसको वाजे करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बात ही डेफिनेशन से की कि सेहत की क्या तारीफ है। जी नहीं ठीक है, आवाज ठीक। So the thing is कि ये जो साल गुजरा तमाम पूरी दुनिया को 2020, और ये खुसूसन मगरबी ममालिक के लिए, और मुल्कों के नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगी, हमें पता ही है कौन से ममालिक जो ज़्यादा जिनसे इनको फाइट करना पड़ा और कराची शुरू हुई। मैं वो एक लंबी तकरीर शुरू हो जाएगी और उसकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। हम हमारी सारी तवज्जो अपने स्पीकर की तरफ है, और उनके जवाबात की तरफ थी। और वो एक ये जो कोविड-19 की एक जो बीमारी, एक परेशानी, जो एक खौफ के साथ लेकर आया, एक आम आदमी, एक लेमैन के लिए एक नया नाम था। हम जो डॉक्टर्स कम्युनिटी हैं, जो ख्याल है मैं 31 साल पुरानी ग्रेजुएट, 30 साल पुरानी ग्रेजुएट थी डाउन यूनिवर्सिटी की, तो हमारी पैथोलॉजी की बुक पे SARS के नाम से कोविड का हमें सब कुछ बताया गया। इसके डिफरेंट स्ट्रेन हैं, और ये बात मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं कर रही, डॉक्टर्स हज़रात सब जानते हैं, बार बार माजरत करूंगी जो लोग नहीं जानते। कि ये अच्छा है ना कि एक हम जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी सवाल की बात हो जाए। तो ये चीज़ हमें पढ़ाई गई और इसके बारे में हमें आगाही दी गई। तो अब जब ये सूरत में सामने आया तो इससे लड़ा गया और इससे फाइट काफी हद तक कर लिया गया। लेकिन मुझे बाद में मैं अपने गेस्ट से भी ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हम लेट हो गए, और हम इसको मुसलसल करते रहे। हमने कुछ सेशन किए भी हैं इसमें, जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे गए हमारे सेशन। तो उस हवाले से ये कि पीपल, मैं जिन लोगों से भी बात कर रही हूँ और जो भी शवाहिद हमें नजर आ रहे हैं, अब लोग इतने रिलैक्स हो गए कि लोग जो है, अब मैं वो कुछ हार्श अल्फाज इस्तेमाल करना चाहूँगी, जब हम
एक डॉक्टर की जो निगाह होती है ना, वो एक एक्सरे वाली होती है। तो वो, और वैसे भी मैं रेडियोलॉजी में काम करती रही हूँ, तो एक डॉक्टर का विजन दूसरा होता है। अल्लाह ताला मुझे ह्यूमिलिटी कायम रखे, लेकिन बहरहाल उसका एक विजन दूसरा होता है। लोगों ने एसओपीज को फॉलो करना छोड़ दिया है, लोग रिलैक्स हो गए हैं, लोगों ने करना शुरू कर दिया है, और उसके नतीजे में मेरे अपने करीबी लोगों में सब लोग आ रहे हैं मेरे पास और रो रहे हैं, कोई रोजे रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहाँ कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया। मेरी अपनी बेशुमार क्लास टेलर जो है वो लिटरली बहुत ही उनसे वो वापस आएंगे, जो डॉक्टर कम्युनिटी थी। बहरहाल ये सारी बात थोड़ी सी बात हो गई, और ये कि मैं मेरी जो बहुत ही शगुफ्ता ये बात आई है, मैं पहली दफा मिली हूँ। वर्चुअल मीटिंग मेरी डॉक्टर सादिया से हुई है, लेकिन मैं इंशाल्लाह चाहूँगी कि लाइव ऐसे मिलूँ और अपनी टीम के अंदर से शुरू और वैसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। डॉक्टर सादिया सलीम, guest speaker at the Dean School of Professional Pathology, UMT, and माशाल्लाह से डॉक्टर आयशा से तो मिलके बात करके मुझे पहली दफा बात करके ऐसे लगा जैसे मेरी बहुत ही पुरानी कोई दोस्त है। बहुत ही शगुफ्ता शख्सियत थी, प्लेजेंट पर्सनालिटीज। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए। डॉक्टर आयशा राशिद जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साइकियाट्री की, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी। बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था, जैसे कि मैंने पहले कहा, और ये विल के प्लेटफॉर्म से था। ऑर्गेनाइजेशन जो है साथ तक कर चुके हैं, इसी साल की आवाज मिलती हुई। आखिरी बात मैं एक ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल आखिरी, कि और ये मैं अक्सर अपने थोड़े से शागिर्द हैं उनको अरसों से कह रही हूँ, और ये तो शायद बात आ जाती है जबान पर, कि लोग समझते हैं कि तस्बीह के हजारों दाने घुमा लें, या सैकड़ों नफले पढ़ने, या बहुत से सदक़ात व खैरात करने से ही आप अल्लाह करीब हो सकते हैं। मैं इन आमाल की बिल्कुल नफी नहीं कर रही, बल्कि करना चाहिए जो जितना कर सकता है, जिसका जितना दर्द और पैमाना हिम्मत है। लेकिन असल में सूरे हुजरात की जो आखिरी आयत है जहाँ पे रुकू खत्म होता है, वहाँ पे सिर्फ दो अल्फाज आते हैं, वफ़अलुल खैर, खैर के काम करो। जितने खैर के काम, ये डॉक्टर हमारी अभी जो पैनल जो हमारी स्पीकर्स भी थी, और हर वो शख्स जो खैर के काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो टीचर्स हैं, हमारे एंकर्स हैं, हमारी आरएज हैं, हर प्रोफेशनल जो ऑनेस्टली से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो इबादत में शामिल है। इतनी खूबसूरत हमें हमारा रिलीजन मतलब सिखाता है। तो ये है कि ये अवेयरनेस देना हमारे स्पीकर्स का, लोगों के दिलों से बोझ उतारना, यही असल इबादत है। और मैं आखिर में फिर इसका शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इनकी खिदमत से फिर इस्तेफादा हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा राशिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।